हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुनेशन। मेटल और नॉन मेटल का ये लेक्चर नंबर 6 है। और इस लेक्चर में हम लोग मेनली बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है। इसलिए इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब सीबीएसई क्वेश्चन बनाती है तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाती है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखें। तो लेक्चर को आगे करते हैं और एक एक चीज को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए सबसे पहले अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ये कह रहा है कि मेटल कहाँ आकर करता है। तो जनरली अगर हम लोग देखें तो अपना जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का 3 लेयर होता है, मेंटल, कोर, क्रस्ट। तो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं। उसी लाइन को यहाँ पे लिखा हुआ, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ का जो क्रस्ट है सबसे बड़ा सोर्स है। कुछ मेटल्स आपको सी वाटर में भी मिलेंगे। देखिए, सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो अर्थ के क्रस्ट पे तो बहुत सारा मेटल्स मिलता ही है। इसी तरह से जो सी वाटर होता है यहाँ पे हमको मिलता है NaCl। इस NaCl से हम सोडियम मेटल निकाल सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड मिलता है KCl, यहाँ से हम लोग पोटेशियम मेटल भी निकाल सकते हैं। वही लिखा है, सी वाटर कंटेन सॉल्ट ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम और सोडियम हम लोग सी से ऑप्टेन कर सकते हैं, और बाकी सारे जो ज्यादातर मेटल्स है वो अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, अर्थ का जो सरफेस होता है उसका 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो उसमें बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। एक और लाइन है अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान दोगे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट इन नेचर। जो ज्यादातर एलिमेंट वो रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन आपको इस तरह से Fe के फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये आयरन का आपको कंपाउंड मिलेगा। ये Fe के फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा कंपाउंड ऑफ आयरन मिलेगा, कंपाउंड ऑफ आयरन मिलेगा। ठीक है, वही लिखा जाए, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे ऑफ कर लो स्टेट, ऑफ देयर कंपाउंड्स कॉल्ड कंबाइन स्टेट। मेटल्स हमेशा कंबाइन स्टेट में मिलेंगे। जैसे सोडियम है, तो सोडियम आपको सोडियम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये किसी के साथ कंबाइन होके मिलेगा। जैसे सोडियम है तो ये मिलेगा NaCl के फॉर्म में। ठीक है, आयरन है तो ये आपको मिलेगा Fe2O3 के फॉर्म में, ये कंबाइन स्टेट। ठीक, वही लिखा गया है। मेटल्स जो पाया जाएंगे अर्थ के क्रस्ट में फ्री स्टेट नहीं पाया जाते, कंबाइन स्टेट में पाया जाते हैं। अगला लाइन, अब मेटल कंपाउंड कैसे कैसे पाया जाता है। तो मेटल का जो कंपाउंड होगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, और क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन नेचर आर देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स। जैसे सोडियम का है, सोडियम आपको मिलेगा NaCl के फॉर्म में, ये सोडियम का क्लोराइड मिलेगा। इसी तरह से अगर बात करेंगे, आयरन है Fe2O3, ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें तो HGS, मरकरी है, मरकरी का सल्फाइड और है, कॉपर का भी सल्फाइड और होता है। तो कार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलेगा, क्लोराइड के फॉर्म में भी मिलेगा, और ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलेगा। एक और चीज जो तुम्हें अच्छे से जानना चाहिए वो ये लिखा है, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर आर देयर ऑक्साइड्स। ये तो बता दिए, कार्बोनेट, सल्फाइड, ETC जैसे। और कुछ मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। दीज आर फ्यू एलिमेंट फाउंड इन फ्री स्टेट। ये सारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो मेनली कौन कौन से फ्री स्टेट में है, तो गोल्ड का नाम याद रख लेना, गोल्ड फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सिल्वर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं,
प्लेटिनम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और कोई एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में पाया जाए तो उसको बोलते हैं वो उसका नेटिव स्टेट में पाया जा रहा है। नेटिव स्टेट, तो नेटिव स्टेट का डेफिनेशन क्या याद रखना है? व्हेन अ मेटल इज फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट इट इज सेड टू अकर इन नेटिव स्टेट। ये अपना नेटिव स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। फ्री स्टेट में जो भी पाया जाता है उसको नेटिव स्टेट, तो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाला बात यह है कि कॉपर एंड सिल्वर मेटल अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कॉपर और सिल्वर कभी कभी फ्री स्टेट में मिलेगा और कभी कभी कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को पढ़ाए हम। देन कॉपर, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, आर प्लेस्ड above copper in the reactivity series are found in nature only in the form of their compound। जो भी कॉपर के ऊपर है, जैसे लिखाए थे, पोटासियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, इसी तरह से कॉपर है। ये जो कॉपर के ऊपर वाले एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद रखनी, यहां से आपका काम का चीज है। मिनरल्स द नेचुरल मटेरियल, मिनरल्स जो नेचुरल मटेरियल है। क्या लिखा गया मिनरल्स के बारे में? मिनरल्स जो है नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट पे जिस फॉर्म में मेटल या उसका कंपाउंड अकर करता है उसको मिनरल्स कहा जाता है। जैसे आयरन अगर मिलेगा आपको, तो आयरन आपको मिलेगा किस फॉर्म में? तो आयरन हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, Fe2O3 के फॉर्म में मिलेगा। और इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होगा, जिंक होगा, माइका होगा, बहुत सारा चीज होगा। इसी को बोला जाएगा मिनरल्स। आयरन अर्थ में आयरन की तरह नहीं मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा, और इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होगा, अर्दी मटेरियल्स होगा। ये हो गया मिनरल। वही लिखा गया है नेचुरल materials, the natural materials in which the metals or their compounds occur naturally in earth's crust। ये नेचुरल मटेरियल हो गया पूरा, ये पूरा। और इसमें आयरन पाया जा रहा है, किसके फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में। अब मिनरल के बाद एक चीज आएगा ओर। ओर किसको बोलते हैं? पहले एक और चीज, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन नेचर आर देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड। ये तो पहले ही बता चुके थे। मेटल्स किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किस किस कंपाउंड में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। सम मेटल्स आर फाउंड इन कार्बोनेट, कुछ सल्फाइड के फॉर्म में, कुछ क्लोराइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। अब और क्या है? तो अभी देखें हम लोग कि बहुत सारा मिनरल है, बहुत सारा मिनरल हम मान लेते हैं, बहुत सारा मिनरल। तो जिस मिनरल में एलिमेंट का क्वांटिटी ज्यादा हो और उससे हम लोग आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस वाले मिनरल को ओर बोला जाएगा। वही लिखा, मिनरल्स that contain a very high percentage of particular metal। जैसे आयरन का ओर है, आयरन का मिनरल है, उसमें आयरन बहुत ज्यादा होना चाहिए, एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर। ऐसा मिनरल जिससे हम ज्यादा मेटल को निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं, कन्वीनियंटली, और प्रॉफिट भी होना चाहिए, ये नहीं कि मेटल को निकालने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाए। तो जितने भी ओर है वो सारे के सारे के स्पेशल टाइप का मिनरल्स। लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, क्योंकि सारे के सारे ओर क्या मिनरल है, उस टाइप का मिनरल जहां से हम लोग मेटल को निकाल सकते हैं। लेकिन सारे मिनरल को ओर नहीं बोलेंगे। बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर, क्योंकि सारे मिनरल से हम लोग मेटल निकालेंगे तो सब में फायदा हो, ये जरूरी नहीं है, सब में आसानी से निकालेंगे जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कुछ और हम लिख के लाए, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। इसको एक बार ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ। जो मेटल है, कौन सा मेटल है, उसका ओर को क्या बोला जाता है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो ओर है उसको बोला जाता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट बोला जाता है।
और इसका कंपाउंड जो होता है, नेम ऑफ कंपाउंड, वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। इसी तरह से एल्युमिनियम का जो ओर है, एल्युमिनियम के ओर को बॉक्साइट ओर बोला जाता है। ये ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। अब ये मैंगनीज है। मैंगनीज जो है, इसको बोला जाता है पैरोलिसाइट। पैरोलिसाइट, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है। ठीक है। यहाँ पे जिंक है। जिंक को बोला जाता है कैलामाइन। जिंक का दो ओर है। एक जिंक का ओर जो है, एक कैलामाइन है, और यहाँ पे जिंक का जिंक ब्लेंड है। कैलामाइन कार्बोनेट, सी से याद रखना। सी से कार्बोनेट, सी से कैलामाइन। जिंक का अगर कार्बोनेट वाला ओर है, उसको जिंक कैलामाइन बोला जाता है। और जिंक का अगर सल्फाइड वाला ओर है, उसको जिंक ब्लेंड बोला जाता है। आयरन का ओर का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हेमेटाइट बोला जाता है। आयरन का थ्री ऑक्साइड होता है, आयरन थ्री ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। कॉपर का भी दो ओर मिलेगा। कॉपर को एक ओर को कपराइट बोलते हैं, कॉपर का एक ओर को कॉपर ग्लैंस बोलते हैं। अगर कॉपर का ऑक्साइड वाला ओर है, तो कपराइट है, और कॉपर का सल्फाइड वाला ओर है, उसको कॉपर ग्लैंस बोला जाता है। ये दो ओर है। मरकरी का सिनेबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है। और मरकरी टू सल्फाइड होता है इसमें, मरकरी टू सल्फाइड। ठीक है। अब यहाँ से सारे का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। सबसे फर्स्ट जो ओर है, वो है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। यहाँ से हम लिख सकते हैं NaCl। दूसरा ओर है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मैग्नीज के लिए लिखेंगे Mn, और डाइऑक्साइड है तो लगा देंगे O2। इसका दूसरा है जिंक कार्बोनेट। जिंक के लिए Zn लिखेंगे, और कार्बोनेट के लिए CO3 लिखेंगे। जिंक सल्फाइड, Zn के हो जाएगा जिंक के लिए, सल्फाइड के लिए S, दोनों का वैलेंसी 2, तो वैलेंसी खत्म हो जाएगा। जिंक सल्फाइड के बाद है आयरन थ्री ऑक्साइड। आयरन थ्री ऑक्साइड Fe2O3। ये आयरन थ्री ऑक्साइड है। उसके बाद है कॉपर वन ऑक्साइड। कॉपर का वन वैलेंसी लेना होगा, Cu लिखना होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन। फिर कॉपर वन सल्फाइड। तो कॉपर का वन वैलेंसी होगा, तो सल्फाइड का टू यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे S लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मरकरी टू ऑक्साइड। तो मरकरी का वैलेंसी टू लेने बोला है, तो HgS। ये आपके पास जो नाम लिखा है, ये नाम लिखा है सारे ओर्स का, तो इसको याद रख लेना, इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना। अब यहाँ से आगे चलते हैं और लिखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के देखिए, साइंस के इस ब्रांच को मेटलर्जी कहा जाता है। टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। डेफिनेशन लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन क्या है? टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स सोर्स इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी क्या है? तो मेटलर्जी देखो ढंग से क्या लिखा हुआ है, वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। अगर मेटल को हम लोग उसके ओर से रिफाइन करते हैं, उसके ओर से निकालते हैं, उसको रिफाइनिंग करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसको मेटलर्जी कहा जाता है। इसको याद रख लेना, मेटलर्जी क्या। मेजर स्टेप्स, कुछ बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन कुछ ग्रुप में हम लोग बांट दिए हैं, किस स्टेप को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कंसंट्रेशन। ओर को पहले पहचान लिए, उसका करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स। कंसंट्रेटेड ओर को फिर मेटल्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जब मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, वो मेटल पूरा प्योर नहीं होता है, फिर उस मेटल को हम लोग रिफाइनिंग के लिए भेजते हैं, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। ये तीन मेन स्टेप है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, फिर रिफाइनिंग। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर को कैसे कंसंट्रेट किया जाता है? कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ, आपको जो मेटल का अमाउंट उसको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? जो इम्प्योरिटीज है उसको निकाल देंगे। ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड। ओर जो वो पूरा प्योर नहीं होता। ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल।
ये सारे चीज को गैंग बोला जाता है। गैंग, जो भी अनवांटेड चीज, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइकाइटिस प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गैंग। अगर ये सारे चीज को हम लोग हटा देंगे, इसको बोलेंगे ओर ऑफ कंसंट्रेटेड हो गया। अब ओर में जो ज्यादा अमाउंट मेटल का है, Game is removed from ore to get a concentrated ore containing a much higher percentage of metals। अगर किसी ore से हम लोग अर्दी मटेरियल, अनवांटेड पार्टिकल, अनवांटेड इम्प्योरिटीज, सैंडी पार्टिकल, सब चीज को हटा देंगे, अब जो ज्यादा अमाउंट बच जाएगा वो मेटल का बच जाएगा। इसका मतलब ओर अब कंसंट्रेटेड होगा। यही है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब। ओर जब कंसंट्रेट हो जाएगा तो हमारे पास तीन टाइप का ओर मिलेगा। तीन टाइप का ओर मिलेगा। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स, तो हमारे पास तीन टाइप का ओर मिलेगा। एक मिलेगा मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम आता है, इसमें पोटेशियम आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम आता है। फिर मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी मिलेगा। और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मिडिल में कौन मिलेगा तो आयरन याद रख लेना, आयरन मिडिल रिएक्टिविटी में आता है। और लो में कौन याद रखना तो मरकरी को याद रख लेना। तीन तरह का ओर आपको मिलेगा और तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस लगाएंगे। तो जो सबसे ऊपर हाई रिएक्टिव में कौन कौन है, हाई रिएक्टिव में आपको सोडियम का नाम याद रखना, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जो हाई रिएक्टिव मेटल है, वहां से हम लोग मेटल निकालते बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और या तो आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा या क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा, प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा। जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे जिंक है, आयरन है, लीड है, कॉपर है। यहाँ पे हम लोग करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। जो भी मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है, हम लोग उसके ओर को सबसे पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऑक्साइड ओर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑक्साइड ओर नहीं है तो पहले उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कॉपर लेस रिएक्टिव में भी आता है। लेस रिएक्टिव में कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी, सिल्वर सब तो फ्री स्टोन कहा जाता है। ये दो, कॉपर और मरकरी, इसको कैसे करते हैं, जनरली इसको गर्म कर देते हैं, इसके सल्फाइड ओर को गर्म कर देते हैं। इस तरह से आपको स्टेप समझ में आ गया, क्या क्या समझे कि जो मेरे पास मेटल्स है, हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। तीन स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, फिर जब ओर कंसंट्रेट हो जाएगा तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स, फिर रिफाइनिंग करते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप का ओर मिला, तीन टाइप का ओर मिला हाई रिएक्टिव मेटल। तो हाई रिएक्टिव मेटल के ओर से हम लोग मेटल कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके निकालते हैं। जो मिडिल रिएक्टिव है, यहाँ पे इसके ऑक्साइड ओर थे, मिडिल रिएक्टिव में जो ऑक्साइड ओर है उसका रिडक्शन करते हैं, और लो रिएक्टिव को सिर्फ जनरली गर्म कर देते। ये शॉर्ट प्रोसेस था। अब यहाँ से एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल। इस लाइन को याद रखें। एक्सट्रैक्शन जो क्या है, एक रिडक्शन है। एक्सट्रैक्शन, मेटल को जो उसके ओर से निकालते जनरली वो एक्सट्रैक्शन है, सॉरी रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है, देखो ध्यान से, पहले लाइन को अच्छे से पढ़ लाइन को अगर तुम्हारे सामने हम अच्छे से पढ़े, इसका ये मतलब होता है, देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन इन द ओर। क्या कहते हैं, जनरली प्रोसेस ऑफ रिडक्शन है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक कंसंट्रेटेड ओर है आयरन का, कंसंट्रेटेड ओर आयरन का हो जाएगा Fe2O3। अब यहाँ से हमको आयरन चाहिए, तो अगर इस कंपाउंड से हम इस ऑक्सीजन को उड़ा दें तो मेरे पास सिर्फ आयरन बच जाएगा। इसको उड़ाने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ेगा। तो एज वी नो दैट कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन को यहाँ रखेंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन लेके उड़ जाएगा। कार्बन इसका ऑक्सीजन लेके उड़ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपके पास बच जाएगा Fe प्लस, यहाँ पे बच जाएगा कार्बन का ऑक्साइड, ठीक है। देखो यहाँ पे FeO था, यहाँ से जो यहाँ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन, आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू आयरन, लिख सकते हैं यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड
टू आयरन। रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वही लिखा गया कंपाउंड का रिडक्शन। इसको याद रख लेना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल रिडक्शन है, ओर का रिडक्शन है उस मेटल में। अगर आयरन का ओर है तो आयरन का ओर रिड्यूस होकर आयरन बना देगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो भी हाई रिएक्टिव मेटल होगा उसको इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं, सिंपल सा बात है, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। हाई रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड ओर या ऑक्साइड ओर। या तो उसके पास ऑक्साइड ओर होगा या क्लोराइड ओर होगा। जैसे हाई रिएक्टिव मेटल मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाएगा, NaCl के फॉर्म में पाया जाएगा। अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम पास नहीं करा सकते। अगर इसमें पानी मिला देंगे तो फिर क्लोरअल्कली प्रोसेस हो जाएगा, वो भी नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, ये हो जाएगा मोल्टेन। कैसा और हो जाएगा, मोल्टेन हो जाएगा। गर्म करके इसको पिघला देंगे। तो हम लोगों को पता है कि आयोनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यहाँ से, तो ये टूट जाएगा Na और प्लस Cl। इसको बैलेंस कर लेना है इसको। देखो जी, अब क्या होगा, सोडियम जो पॉजिटिव आयन है तो किसके तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा, तो ये मिलेगा कैथोड के पास। और क्लोरीन गैस कहाँ पे निकलेगा, तो क्लोरीन गैस निकलेगा एनोड के पास। जो भी चीज नेगेटिव आयन बनाता है वो एनोड के पास निकलेगा, जो भी चीज पॉजिटिव आयन बनाता है वो कैथोड के पास निकलेगा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सॉल्ट, मेटल आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। मेटल कहाँ बना है, कैथोड के पास बना। ठीक है, ऑक्साइड का भी और रहेगा तो भी मेटल कहाँ बनेगा, कैथोड के पास ही बनेगा। वही लिखा है कि देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक ऑक्साइड का ओर, तो ऑक्साइड ओर में मान लेते हैं कि Al2O3, ये मोल्टेन स्टेट में है। तो ये मोल्टेन स्टेट में यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो मेरे पास एल्युमिनियम एलिमेंट बन जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल जाए। एल्युमिनियम तो पॉजिटिव आयन है, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा कैथोड के, और ऑक्सीजन निकलेगा एनोड के। ठीक है, वही लिखा, अगर ऑक्साइड ओड है तो मेटल बनेगा कैथोड के पास और एनोड पे आपका ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अगर क्लोराइड ओड है, अगर क्लोराइड ओड है तो मेटल निकलेगा कैथोड के पास और एनोड के पास निकलेगा क्लोरीन गैस। यही दो लाइन को यहाँ पे भी लिखा गया, व्हेन मोल्टेन क्लोराइड ओर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्योर मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। कहाँ पे निकलता है, ये कैथोड पे निकलता है, एंड क्लोरीन गैस इज फ्रॉम एनोड। अगर ऑक्साइड ओर तो सेम चीज होगा, बस क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन निकलेगा। व्हेन अ मोल्टेन ऑक्साइड और ऑक्साइड, व्हेन अ मोल्टेन ऑक्साइड, यहाँ पे क्या लिखना, इलेक्ट्रोलाइज्ड, यहाँ पे क्या लिखना, इलेक्ट्रोलाइज्ड, is electrolyzed, then pure metal produced at the cathode, and oxygen gas is formed at anode। मेटल कैथोड बना, ऑक्सीजन एनोड बना। ये लाइन याद रख लेना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो बता दिए कि सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सोडियम क्लोराइड और, कौन से ओर से बनाया जाता है इसको, तो सोडियम क्लोराइड ओर से बनाया जाता है। सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड पास अभी थोड़ा देर पहले समझा दिए। और व्हेन मेटल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक और है, NaCl है, मोल्टेन फॉर्म में है। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इसको तोड़ देगा, तोड़ के Na बना देगा और ये क्लोरीन गैस। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, इसको पढ़ लेना है कैसे क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं।
यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा बीकर में सोडियम क्लोराइड ले लिया, ये पूरा बीकर भरा हुआ है सोडियम क्लोराइड से, ये पूरा बीकर सोडियम क्लोराइड से फुल है। ठीक है, तो यहाँ पे Na भी होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस के फॉर्म में होगा। यहाँ पे हम एक कैथोड लगा दिए और एक एनोड लगा दिए। यहाँ पे एक कैथोड ले लिए और एक एनोड ले लिए। ठीक है, इसको जोड़ दिए बैटरी से, इसको जब बैटरी से जोड़ देंगे, ये वाला पॉजिटिव साइड और ये वाला नेगेटिव साइड। अब हम लोगों को पता है कि इस साइड से, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये पॉजिटिव आयन इधर भागेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये। तो कैथोड किसके पास, कैथोड के पास एट कैथोड, एट कैथोड क्या होगा, कैथोड के पास यहाँ से Na प्लस सॉल्यूशन से जाएगा, सॉल्यूशन से जाएगा और क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, कैथोड से लेगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेगा और Na को प्लस को जब इलेक्ट्रॉन दे Na बना लेगा, ये Na कहाँ पे बनेगा, ये Na बनेगा कैथोड से। ठीक है, इसी तरह से अब इस साइड में क्या होगा, एनोड वाले साइड में क्या होगा, एनोड वाले साइड में क्या होगा, ये क्लोरीन इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो Cl माइनस एट एनोड लिख देते, एट एनोड, एट एनोड Cl माइनस था, Cl माइनस जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, Cl बना लेगा, एक और क्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और देगा, तो क्या बना लेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन देगा Cl, तो ये Cl2 बन जाएगा। वही लिखा गया है एक्सप्लेनेशन। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंटेंट फ्री सोडियम आयन एंड फ्री क्लोराइड आयन, इसमें क्लोराइड आयन भी होता है और सोडियम आयन भी होता है, यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ठीक है, when electric current pass through the solution, reaction takes place at the cathode and anode. Sodium ion takes electron from the cathode, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेता है and get reduced to sodium metal, ये सोडियम आयन था, इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम बना लिया, बता दिया ये बात। अब क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन आयन gives electron to the anode and get oxidized to form क्लोरीन गैस, दो क्लोरीन आयन आया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, ये याद रखना, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे क्लोरीन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया, LEO याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, सोडियम मेटल कहाँ मिलेगा, तभी से बता रहे हैं कि कैथोड में मिलेगा सोडियम मेटल, क्लोरीन गैस एनोड पे निकलता है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो आगे, इसी तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम अगर हम लोग लिखेंगे तो एल्युमिनियम का ये होमवर्क है, डू योर सेल्फ करना है इसको, फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। Al2O3 है, मोल्टेन स्टेट में ले लेना है इसको, मोल्टेन स्टेट में ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी को तोड़ देगा Al में प्लस ऑक्सीजन O2। अब इसका एक्सप्लेनेशन अपने से लिखे ना, कैथोड के पास क्या होगा, एनोड के पास क्या होगा। ठीक है, सेम एल्यूमिनियम कैथोड के पास बनेगा, ऑक्सीजन गैस एनोड के पास निकलेगा, डू योर सेल्फ इसको घर में कर लेना। तो हाई रिएक्टिव का समझ गए, हाई रिएक्टिव को इस तरह से उससे क्लोराइड ओर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं या ऑक्साइड ओर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। यहाँ पे क्लोराइड ओर वाला मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, ये ऑक्साइड ओर आपको खुद से करना है। ठीक है, तो हाई रिएक्टिव के बाद आ जाओ मिडिल रिएक्टिव, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रोसेस लगता है। मिडिल रिएक्टिव का पहले जो प्रोसेस है उसको कर लेते हैं। मॉडरेटली reactive metals are extracted by the reduction of their oxide with carbon, aluminium और सोडियम।
सिंपल सा बात याद रखना, जो मिडिल वाले एलिमेंट है मॉडरेटली रिएक्टिव है, जनरली उसके ऑक्साइड ओर, हम लोग ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं? तो कार्बन का यूज करते हैं रिडक्शन के लिए, एल्युमिनियम का करते हैं, कभी कभी सोडियम और कैल्शियम का भी करते हैं। ठीक है। और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अकर्स एज ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। जो मिडिल वाले एलिमेंट है वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा, कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाएगा, सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाएगा, लेकिन ऑक्साइड और आसान होता है रिडक्शन के लिए। तो ऑक्साइड और को हम लोग आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड देन कार्बोनेट एंड सल्फाइड। ऑक्साइड और से मेटल निकालना आसान हो जाता है, इसलिए अगर कोई और कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड में, तब मेटल निकालेंगे। तो दो तरह का और हो सकता है, या तो कार्बोनेट हो सकता है या सल्फाइड हो सकता है। इसको कन्वर्ट करना ऑक्साइड और में, तो हमारे पास दो तरह का प्रोसेस भी होगा, एक को बोला जाता है कैल्सिनेशन और एक को बोला जाएगा रोस्टिंग। ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये दो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? तो हम लोग को ओर को कन्वर्ट करना है ऑक्साइड ओर में। रीजन क्या है? ये आसान होता है, ऑक्साइड ओर से मेटल निकालना आसान होता है। अब है कैल्सिनेशन। इस कैल्सिनेशन को डिफाइन करते हैं। कैल्सिनेशन क्या है, ध्यान से रखना, इज द प्रोसेस बाय विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। सिंपल सा बात है कि मेरे पास कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर हो, उसको फर्स्ट हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल निकालना आसान हो जाता है। तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। तो सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और, याद रखना। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कंफ्यूजन हो तो याद रखना है कि कार्बोनेट और सी से होता है और कैल्सिनेशन का प्रोसेस का भी नाम सी से है। तो कैल्सिनेशन क्या था, कार्बोनेट और को कन्वर्ट करते हैं हम लोग ऑक्साइड और में। कार्बोनेट का फॉर्मूला देखो ध्यान से, डेफिनेशन अब ध्यान में बैठ जाए, कैसे बैठ जाएगा? मान लेते हैं मेरे पास एक जिंक का और है, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट है। इस ओर को हमको ऑक्साइड ओर बदलना है, इसके पास ऑक्सीजन पहले से, इसको जो गर्म करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, गर्म जो करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही लिखा गया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसको गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म कर दिए, हीट कर दिए, जैसे हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये जो ओर है टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड में टूटेगा, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल पाएगा। जिंक कार्बोनेट, जब भी कार्बन को गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जिंक ऑक्साइड बच जाएगा। ठीक है। ये आपके पास मिल गया एक ऑक्साइड। इसी तरह से दूसरा जो प्रोसेस हम लोग करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग जो एक प्रोसेस है, रोस्टिंग is a process in which a sulfide ore is strongly heated in the presence of oxygen to convert it into metal oxide। एक सल्फाइड ओर का नाम लेते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड होता है, जिंक का ऑक्साइड ओर भी होता है और जिंक का सल्फाइड ओर भी होता है, ZnH हो गया जिंक सल्फाइड। अब इसको हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन ऑक्सीजन नहीं है इसमें, हमको ऑक्साइड बनाना था, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, मतलब इसको जो गर्म करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करेंगे, यही लिखा है, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसको बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, ठीक है, रोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे लिख देते गर्म, या रोस्ट लिख देते रोस्टिंग। तो ये सल्फाइड यहाँ से निकल जाएगा, सल्फाइड निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ZnO, और सल्फाइड यहाँ से ऑक्सीजन के साथ उड़ जाएगा। ठीक है। तो दो प्रोसेस देख रहे हैं। तो कैल्सिनेशन में मेरे पास एक कार्बोनेट और था, कार्बोनेट और को गर्म किया, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2, इनके एब्सेंस में गर्म करना। ठीक है। तो यहाँ से ZnO, जिंक ऑक्साइड का और बन गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अगर मेरे पास जिंक का अगर कार्बोनेट और, तो कार्बोनेट और को ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ये जिंक सल्फाइड, यहाँ से ऑक्सीजन लिया,
जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाई बन के उड़ गया। तो कार्बोनेट और हो गया, कार्बोनेट और ऑक्साइड, सॉरी सल्फाइड और दोनों को हम लोग ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद हमको करना है मेटल बनाना है। तो मेटल बनाने का सिंपल से तरीका है, यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड और है आपके पास ZnO। अब यहाँ से इस ऑक्सीजन को सिर्फ उड़ाना है। किस ऑक्सीजन का उड़ाने का एक ही तरीका है कि सर इसको रिड्यूस करा दीजिए कार्बन के साथ। ये कार्बन इस ऑक्सीजन को लेके यहाँ से उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा Zn+O2 निकल जाएगा यहाँ से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, इस स्टेप को भी देखते हैं, बस सिंपल से आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। अब क्या लिखा, मेटल ऑक्साइड्स ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग से भी आपको मेटल ऑक्साइड मिला और कैल्सिनेशन से मेटल ऑक्साइड मिला। ऑफ ओर आर कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये सारे एलिमेंट्स का यूज करके हम लोग इसको रिड्यूस करा देते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक जिंक का ओर था, जिंक ऑक्साइड बना दिया इसको, जिंक कार्बोनेट रहा या जिंक सल्फाइड रहा, दोनों को हम लोग बना दिए जिंक ऑक्साइड। अब इसको कर देंगे कार्बन के साथ रिड्यूस। कार्बन के साथ जैसे रिएक्शन करेंगे, ये कार्बन यहाँ से इसका ऑक्सीजन को लेके उड़ेगा और ये बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे जिंक बेचारा अकेला बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी एग्जांपल को यहाँ से करा देता है आपको। रिडक्शन ऑफ मेटल हम लोग कार्बन कार्बन के साथ भी कर सकते हैं, जिंक के साथ भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम के साथ भी कर सकते हैं और सोडियम के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन के साथ करते हैं। कार्बन के साथ अगर करेंगे, बता दिए जिंक का कौन सा था, Zn, था, इसका रिडक्शन कार्बन के साथ करेंगे, यहाँ पे कार्बन लेना है। अब ये कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन लेके उड़ेगा, CO बना लेगा, प्लस यहाँ पे जिंक बन जाएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास Fe2O3 है, ये भी ऑक्साइड और है, यहाँ से अगर C लगा देंगे, कार्बन इसका ऑक्सीजन को लेके उड़ेगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, प्लस यहाँ पे Fe बच जाएगा। तो रिडक्शन कार्बन की हेल्प से हो रहा है। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। तो अगर आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हम लोग एल्युमिनियम के साथ करें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का एक कंसंट्रेटेड और है, Fe2O3 है, ये आयरन का ऑक्साइड और है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं है, पहले से ऑक्साइड और में। अगर इसका रिडक्शन हम लोग एल्युमिनियम के साथ कर देते हैं, एल्युमिनियम के साथ, तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये एल्युमिनियम इसका ऑक्सीजन को लेके उड़ेगा, ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगा, तो ये बना लेगा Al2O3 बना लेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये जो आयरन मिलेगा ये मोल्टेन फॉर्म में मिलता है। इतना ज्यादा हीट रिलीज होता है कि ये मोल्टेन फॉर्म में मिलता है, पिघल जाता है ये। और इसी तरह से इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, जिसकी वजह से मेटल जो आपको मिलेगा मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। और इसी मोल्टेन मटेरियल का यूज किया जाता है क्रैक्स को भरने के लिए, जैसे पटरी पे कहीं क्रैक हो गया, रेलवे ट्रैक्स पे क्रैक होता है, इसलिए इसको भरा जाता है वहाँ पे। तो समझ के रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम क्या होता है कि यहीं पे थर्माइट रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। देखो थर्माइट रिएक्शन क्या लिखा है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन। जैसे Fe लिख दिए थे 2O3, यहाँ पे रिड्यूस करना है इसको, इसका ऑक्सीजन को लेकर उड़ाना है। अगर एल्युमिनियम लगा देते हैं, ये एल्युमिनियम क्या करता है, यहाँ से Fe को छोड़ देगा, प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, और इतना ज़्यादा हीट रिलीज होता है, ये जो आयरन है आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। The reaction of metal oxide with aluminum powder produce metal is highly exothermic। कैसा रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। Large amount of heat is evolved, the amount of heat produced is so large then the metal are produced in molten state। This reaction is used in thermite welding for joining broken piece of heavy iron object like railway track etc। समझ गए बात, बहुत आसान है ये।
इस तरह से हम लोग रिडक्शन ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी भी कर ले। कैसे मिडिल रिएक्टिव को किए, तो मिडिल रिएक्टिव में सबसे पहले मेरे पास ओर जो मिलेगा वो कार्बोनेट ओर मिलता है और सल्फाइड ओर मिलता है। कैसे मिलता है, कार्बोनेट ओर मिलता है और सल्फाइड ओर मिलता है। अगर मेरे पास कोई कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है, इसको हम लोग कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से ऑक्साइड ओर बनाते हैं। मान लेते हैं तो कार्बोनेट ओर है और सल्फाइड ओर है, इसको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में, मेटल का ऑक्साइड ओर बनाते हैं। फिर इस ऑक्साइड ओर पे हम लोग क्या कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं। यहाँ पे या तो कार्बन डालते हैं या एल्युमिनियम डालते हैं या कैल्शियम डाल के इसको रिड्यूस कराते हैं। यहाँ से मेटल बच जाता है और यहाँ पे कार्बन का ऑक्साइड या किसी का ऑक्साइड बन जाता है। सिंपल सा प्रोसेस था, समझ गए। अब मिक्सर कैसे हम लोग थर्मल रिएक्शन कैसे कराते हैं, देखो थर्मल रिएक्शन में क्या होता है। थर्मल रिएक्शन में यह होता है कि जो मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम पाउडर इज इग्निटेड विथ बर्निंग मैग्नीशियम रिंग। ठीक है, बर्निंग यहाँ पे मेरे पास आयरन ऑक्साइड ले लिए, Fe2O3 ले लिए और यहाँ पे एल्युमिनियम का पाउडर ले लिए, दोनों को मिला दिए, मिला हुआ है। अब हम लोग इसको इग्नाइट करते हैं, किसके हेल्प से इग्नाइट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको इग्नाइट करते हैं विथ बर्निंग मैग्नीशियम रिंग, क्योंकि मैग्नीशियम रिंग जब जलता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। एल्युमिनियम रिड्यूस्ड आयरन ऑक्साइड टू प्रोड्यूस आयरन मेटल। एल्युमिनियम क्या करता है, यहाँ से आयरन को रिड्यूस करके एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आयरन ऑक्साइड वो रिड्यूस होकर आयरन बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आयरन मिला, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको याद रखना, क्योंकि थर्माइट रिएक्शन नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। ये हीट इतना ज्यादा होता है कि जो आयरन है मोल्टन स्टेट में पाया गया, मोल्टन स्टेट में गया, क्योंकि इस आयरन का यूज मोल्टन आयरन इज पोर्ड बिटवीन द ब्रोकन आयरन पीसेस टू वेल्ड दैम। समझ गए यहाँ तक। तो मिडिल रिएक्टिव हम लोग सीख गए, हाईली रिएक्टिव भी सीख गए। अब लो रिएक्टिव में आ जाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कौन सा मेटल, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव बहुत ही आसान, इसको जनरली में गर्म करते हैं, गर्म करके इसका ये सल्फाइड में पाया जाता है और मेटल मिल जाता है। देखो ध्यान से, द लेस रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड और बाय हीटिंग एलोन। फिर इसको गर्म करते हैं, ये नया मेटल हमको दे देते हैं। ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी तो मरकरी तो सल्फाइड और में पाया जाता है, HgS। देखो ध्यान से, मरकरी मेटल इज एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड और इन एयर। इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप है, द कंसंट्रेटेड मरकरी सल्फाइड और, जिसको सी ने बार बोला था, इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा है मरकरी और क्या है, इज रोस्टेड इन एयर, देन मरकरी ऑक्साइड इज फॉर्म। जैसे यहाँ पे मेरे पास HgS, मरकरी 2 सल्फाइड, इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म किए। जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा HgO, मरकरी ऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे सल्फर अपना ऑक्साइड बना लेगा, सल्फर अपना ऑक्साइड बना लेगा। कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पे जो ये वाला हमारे पास बना मरकरी ऑक्साइड, इस मरकरी ऑक्साइड को हम लोग करेंगे गर्म, दूसरा स्टेप में मरकरी ऑक्साइड को करेंगे गर्म। स्टेप 2 में क्या करेंगे, मरकरी ऑक्साइड इज हीटेड टू अबाउट, ठीक है, इसको गर्म किया जाता है 300 डिग्री सेल्सियस, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस को गर्म किया जाता है। इट गेट रिड्यूस टू फॉर्म मरकरी मेटल, ये रिड्यूस होकर मरकरी मेटल बना लेता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे HgO है, इसमें ऑक्सीजन तो पहले से है, इसलिए इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म करेंगे। इसको हीट के बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, कितना टेम्परेचर देंगे, तो 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको टेम्परेचर देंगे। ठीक है, जैसे 300 डिग्री सेल्सियस के पास टेम्परेचर देंगे, इसका ऑक्सीजन अपने आप क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के चला जाएगा, यहाँ बचेगा Hg और यहाँ पे बच जाएगा O2, ये मरकरी मेटल हमको मिल जाएगा। इस तरह से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। तो कॉपर का भी करा सकते हैं इसी तरह से, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, जैसे कॉपर का ऑक्साइड और होता है, कॉपर का सल्फाइड और भी होता है, तो सेम प्रोसेस लगाएंगे यहाँ पे। अगर मान लेते कॉपर का सल्फाइड और, कॉपर का सल्फाइड और CuO3
2s सल्फाइड और है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करें। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे गर्म किए इसको, तो ये कॉपर सल्फाइड क्या करेगा, इसको जब गर्म करेंगे तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड बना लेगा, Cu2O, और यहाँ पे सल्फर अपना ऑक्साइड बना लेगा। इसको बैलेंस खुद से कर लेना, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या करना, इस वाले कॉपर ऑक्साइड से हमको ऑक्सीजन को हटाना। कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन को हटाना, इसको भी फिर करना है गर्म। जब गर्म करेंगे तो यहाँ से कॉपर बचेगा और सल्फाइड बच जाएगा। यहाँ पे इतना चीज बचा हमको, इस चीज को लाके इधर गर्म कर लेते हैं। Cu2O है, और प्लस क्या हुआ था, Cus, जो भी रहे दोनों कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा Cu2s, ये है। इसको जब गर्म करेंगे सिर्फ Cu बचेगा, इसको जब गर्म करेंगे तो मेरे पास बचेगा सिर्फ Cu प्लस यहाँ से सल्फर अपना ऑक्साइड बना लेगा, तो यहाँ पे कॉपर मेटल हमको मिल गया। इस तरह से 3 तरह का मेटल जो था, तीनों को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। कौन कौन सा था, तो अगर समरी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल था, हाईली रिएक्टिव तो इलेक्ट्रोलाइसिस से कर लिए। मिडिल वाली रिएक्टिविटी में थोड़ा ज्यादा प्रोसेस लगा हमको, ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना पड़ा, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप था, कैल्सिनेशन था और रोस्टिंग था, फिर उसको जनरली रिड्यूस करा दिया। कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक। तो अगला जो टॉपिक है वो रिफाइनिंग है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। रिफाइनिंग का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं कि जो मेटल हमको रिडक्शन से मिला, मिडिल रिएक्टिव के रिडक्शन से मिला, वो पूरा प्योर नहीं होता है, इसलिए उसको रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स प्रिपेयर बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस यूजुअली कंटेन सम इम्प्योरिटी, जिसमें कुछ इम्प्योरिटी रह ही जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कौन सा रिफाइनिंग करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, कुछ स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है, रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से रिफाइन करना। रिफाइनिंग के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, 3 चीज याद रखना है। एक, जो इम्प्योर मेटल होगा उसका एनोड बनाएंगे। अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, इसका एनोड बना देना है। फिर अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल कैथोड बना देना, और वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ले लेना है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 स्टेप करना है। देखो ध्यान से क्या होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास एक बीकर, यहाँ पे एक बीकर ले लिए, बीकर ले लिए। अब मान लेते हैं कि हम कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं। अगर कॉपर का रिफाइनिंग करें हम, तो इस साइड में हम एक कॉपर मेटल ले लेंगे, इधर इम्प्योर कॉपर मेटल ले लेंगे, इस तरह से बड़ा सा ब्लॉक कॉपर मेटल का ले लेंगे, ठीक है। ये कॉपर का इम्प्योर मेटल है। इस साइड कॉपर का एक प्योर स्ट्रिप लेना, पतला सा स्ट्रिप लेना, ज्यादा मोटा नहीं लेना, ठीक है। और इस पूरे बीकर में हमको भर देना है कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए, कॉपर सल्फेट सबसे आसान होता है, सबसे अच्छा सॉल्ट। यहाँ पे पूरा भर दिया कॉपर सल्फेट, पूरा इस मेटल को पूरा भर दिया यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट जैसे भरेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा, कॉपर सल्फेट टूटेगा, किसमें किसमें टूटेगा, Cu2 प्लस में टूटता है, और SO4 2 माइनस में टूटता है, SO4 2 माइनस में टूटता है, ठीक है। ये जो रॉड यहाँ पे लगा है, एक को कैथोड बोला जाता है, एक को एनोड बोला जाता है। तो जो इम्प्योर मेटल होगा उसको बैटरी के पॉजिटिव साइड से लगा दें, बैटरी के पॉजिटिव साइड से लगा दें। तो बड़े वाले तार को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव। तो ये वाला हो गया आपका एनोड, और ये वाला सॉरी, ये वाला हो गया आपका एनोड। एनोड का मतलब होता है कोई भी रॉड या कोई भी चीज जिसका यूज हम लोग करते हैं सोल्यूशन में करंट को पास करने के लिए। इस वाले रॉड को बोल दिए, नाम हो जाएगा एनोड, क्योंकि इसको पॉजिटिव साइड से लगाया गया। तो इसको बोलते हैं कैथोड, क्योंकि नेगेटिव साइड से लगाया गया। स्टेप देखो ध्यान में क्या रखना है। सबसे पहले, अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, थिक ब्लॉक ले लिया, इसका एनोड बना दिया। अ थिन स्ट्रिप प्योर मेटल इज मेड कैथोड, थिन स्ट्रिप को कैथोड बना दिया। तीसरा चीज क्या किया,
और वाटर सोल्यूबल सॉल्ट यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो थोड़ा देर पहले बताया किस वाले साइड से इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन आएगा, ये और कॉपर मेटल इसके तरफ भागेगा और यहाँ से ले लेगा ये इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे पास था Cu2+, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताए थे, GeR, क्या बताए थे, GeR, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा Cu, मतलब कॉपर जो था, कॉपर क्या बना लिया, Cu बना लिया, कॉपर आयन बन गया कॉपर, इसका मतलब यहाँ पे रिड्यूस हो गया कॉपर बना लिया। ठीक, अब सेम टाइम पे क्या होगा, यहाँ से एक कॉपर एलिमेंट, यहाँ से एक कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ बना के किसी सॉल्यूशन में आके कूद जाएगा। एनोड पे क्या होगा, ये कैथोड पे हुआ, ये हुआ कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड कॉपर इम्प्योर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा लूज, 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा लूज, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Cu2+ बना के ये सॉल्यूशन में चला जाए, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एनोड के टाइप से इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में आता है, सॉल्यूशन से प्योर कॉपर कैथोड में जाता है। जब बहुत टाइम बीतते जाएगा इधर का सारा कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन से यहाँ जाएगा, धीरे 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 ये वाला साइड पतला होते जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या बच जाएगा, इम्प्योरिटी बच जाएगा, जिसको बोला जाएगा एनोड में बोला जाएगा। यह इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का सिंपल सा प्रोसेस। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको आपको देखना है। When electric current is passed, impure copper from the anode dissolve and goes into the copper sulfate solution. बता दें, and pure copper from the copper sulfate solution deposited on the cathode. Pure copper is deposited on the cathode. The soluble impurities goes into the solution. Insoluble impurities collected below the anode, so it is known as anode mode. इसको याद रखना, बहुत बार पूछा गया anode mode के बारे में। यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन कैसे है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेन कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट through the copper sulfate solution. The reaction takes place at the both electrode. The positively charged copper ion from the copper sulfate solution goes to the cathode and taking electron from the cathode get reduced. Cu+ था, 2 इलेक्ट्रॉन ने रिड्यूस होकर कॉपर बना लिया। इसी तरह से एनोड के पास भी होगा, कॉपर एटम of impure anode lose 2 electron is to the anode form copper ion and goes into the solution. ये कॉपर था एनोड के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये Cu2+ बना के सोल्यूशन में चला गया। इन दिस वे ये प्रोसेस चलता रहता है। Copper ion are taken from the copper sulfate solution at the cathode, put into the solution at the anode. As the process goes on, impurities become thinner and thinner, whereas pure copper becomes thicker and thicker. समझ के बाद ये प्रोसेस चलता रहता है, इस तरह से हमको प्योर मेटल मिल जाता है। इस लेक्चर में यहाँ तक करेंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर लेकिन इसको अच्छे से देखना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।